अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास बायोलॉजी से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पढ़ने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। ये काफ़ी लॉन्ग में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट में भी आ सकता है, तो हम इसको समझते हैं। ठीक है, हम इसके डायग्राम को, इसके फंक्शन स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ों को, ताकि इससे अगर कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए या किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए या लॉन्ग आ जाए तो इसको आप अच्छे से वहाँ पे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, सो सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। एनर्जी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थीम इन बायोलॉजी। ऑल सिस्टम्स फ्रॉम सेल्स टू इकोसिस्टम्स रिक्वायर एनर्जी टू वर्क। अच्छा, जैसे कि हम सबको पता है कि एनर्जी कितनी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, कोई भी काम आप एनर्जी के बगैर तो नहीं कर सकते ना। आपके पास एनर्जी है तो आप किसी बुक को उठा सकते हैं। अगर आप कोई बुक उठा रहे हैं तो आपके पास एनर्जी होगी तो आप उस बुक को उठा लेंगे। या आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेती है, या जो सेल्स है हमारी बॉडी की, वो एनर्जी कहाँ से हासिल करती है। तो बेसिकली सेल क्या करता है, सेल ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक फूड की ब्रेक डाउन, जो ये प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए रिस्पायरेशन, इस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में ये होता है कि जो ऑर्गेनिक फूड होती है उसकी ब्रेक डाउन होती है, सेल उसका ब्रेक डाउन कर देता है और सेल क्या करता है, उससे एटीपी यानी एनर्जी जो है वो गेन कर देता है। उसके बाद रिस्पायरेशन के हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक टाइप होती है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, और एक ऐसी टाइप होती है जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और दूसरी साइड पे जिस पे ऑक्सीजन नहीं होती या रिक्वायर्ड नहीं होती उसको हम इनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन, और एक हमारे पास दूसरी साइड पे आप इसको हम AN से शो कर देते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो होती है। ठीक है, ऑक्सीजन होती है, और इसमें आपके पास ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, आपके पास इसमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं होती। एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती, जबकि एरोबिक रिस्पायरेशन में आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ये बेसिकली रिस्पायरेशन की 2 टाइप्स हैं। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखें, जो रिस्पायरेशन होती है जिससे हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, जिससे सेल अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, वो बेसिकली वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम इसको S से यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं, S। ओके, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर है। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड क्रिस्टल। ठीक है, अब मैं आपको ये लाइन समझा देती हूँ। बेसिकली क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे आपके पास एक बॉल है, उस पे के ऊपर 2 कवर्स है, 2 लेयर्स है। ठीक है, तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके 2 मेम्ब्रेन्स है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए ये वाली, और एक इस पे इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे जो ये वाली है ना, जो एक टाइप की आपके पास ये प्रोजेक्शन से बना, ये रफनेस जहाँ से आ रही है ना, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है। देखिए ना, यहाँ पे आपको कोई रफनेस आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल स्मूथ सी जा रही है। देखिए ऐसे, इसमें कोई रफनेस, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, जिस तरह से इनर मेम्ब्रेन पे, ये देखिए इनर मेम्ब्रेन पे आपके पास प्रोजेक्शन है। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन के बाद आपके पास ये फ्लूइड जो आता है, ठीक है, इनसाइड फ्लूइड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं इसको। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो बहुत इंटरेस्टिंग है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, ये अपना सब कुछ, इसके पास अपना DNA है, इसके पास अपना राइबोसोम है, जिससे अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकता है ये। उसके बाद दे कैन मल्टीप्लाई विद इन द सेल एट देयर ओन। इस बात का क्या मतलब है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसको समझना। देखिए
यहाँ पे इन्होंने सिर्फ आपको एक लाइन दी हुई है, लेकिन इसकी पूरी डीप कहानी है। इसका ये मतलब है कि जब भी एक सेल जो है वो क्या कर रहा होता है, सेल बेसिकली किसी हार्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें, एक बंदा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। अब एक बंदा है वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो देखिए आप खुद सोचें, वो जो बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है ना, उस वक्त उसकी एक्टिविटी हार्ड हो जाती है, मतलब वो कोई मुशक्क़त वाला काम कर रहा है ना उस वक्त, तो इस वजह से उस वक्त उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की भी ऑटोमेटिक जो है वो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यानी डेफिनेट सी बात है ना, आपके पास देखें, आप माइटोकॉन्ड्रिया जितनी ज़्यादा होगी उतना आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी आपके पास रिक्वायर ज़्यादा है, उस हार्ड एक्टिविटी में आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा। तो सेल यही करता है कि सेल जब हार्ड एक्टिविटी हो रही होती है तो उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो 1 से आप जितने चाहिए होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर जाता है इस तरह से। अब क्या होता है उसके बाद, जब हार्ड एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तब क्या होता है, देखिए, जब हार्ड एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है या रेस्ट पे आ जाती है, तो हमारे पास फिर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की नीड नहीं रहती। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक होता है लाइसोसोम, एक ऑर्गेनेली है। लाइसोसोम क्या करता है, जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसको वो ख़त्म कर देता है, एक टाइप का खा जाता है उसको। तो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया वो उससे हम छुटकारा पा लेते हैं और हमारा काम भी आराम से हो जाता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सेल दोबारा हार्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ, तो सेल दोबारा से जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको इंक्रीज़ कर देगा नंबर में, और फिर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इस लाइन का ये मतलब है, उन्होंने आपको सिंपल कहा है कि दे कैन मल्टीप्लाई विद इन द सेल एट देयर ओन। तो इस चीज़ का ये मतलब है कि अपने आप को इंक्रीज़ कर सकते हैं नंबर में, अपने फंक्शन के हिसाब से। जितना फंक्शन अब इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है, सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सेल हार्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज कर देता है। उसके बाद दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द, अच्छा ये हमने पढ़ लिया, दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। देखें, हमने जैसे पहले बात की कि ये एक प्रोसेस करता है रिस्पायरेशन, ठीक है। अब क्या होता है, रिस्पायरेशन की वजह से अपनी एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, उसमें उस रिस्पायरेशन की प्रॉपर स्टेप्स होती हैं जिसमें एनएडीपीएच और एटीपी की प्रोडक्शन होती हैं। तो बेसिकली क्या हो जाता है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया से इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में, एटीपी आपको जैसे पता है कि ये करेंसी है एनर्जी की, तो क्या होता है कि एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है ऑटोमेटिकली। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी की प्रोडक्शन करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस सिंपल सी बात है। देखें, इस बात का ये मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो आपके पास एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। अब जो चीज़ सेल को एनर्जी देती है वो एक टाइप की उसकी पावर हाउस हुई ना। जो सेल को पावर देती है, उसको एनर्जी देती है जिससे वो अपना काम करे, जिससे अपना फंक्शन परफॉर्म करें, तो वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है और इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इस डायग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले ये थोड़ा सा इन सबको रेस कर देते हैं ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ आ जाए। डायग्राम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और अच्छा, आपने अगर मैंने आपको 9th क्लास बायोलॉजी से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी समराइज़ करके पूरी बुक से दी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी जाके देख सकते हैं, चैनल पे देख सकते हैं, या मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो उसमें बेसिकली मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं और साथ में मैंने आपको डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे डायग्राम के क्वेश्चन भी हैं, जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं जिससे जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये डायग्राम्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है। ये देखिए आपके पास ये आउटर मेम्ब्रेन है जो स्मूथ है बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, इसमें कोई रफनेस आपको शो नहीं हो रही है, देखिए स्मूथ सी जा रही है। जबकि इनर मेम्ब्रेन ये वाली, इसमें आपको पास प्रोजेक्शन आ रही है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अच्छा, इनका काम ये होता है कि जब रिस्पायरेशन हो रही होती है तो उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना इनका फंक्शन होता है, ये जो प्रोजेक्शन लाइक बनी हुई है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो इनसाइड है ये फ्लूइड है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं।
और यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये राइबोसोम्स है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम्स है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, ये देखें ये। तो इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके पास अपना डीएनए भी है और उसके पास अपना राइबोसोम भी है, ठीक है। लेकिन राइबोसोम के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लें कि जो राइबोसोम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। ये देखें ये 70S राइबोसोम है आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये बिल्कुल जैसे प्रोकार्योट्स में होता है ना वैसे ही का राइबोसोम यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये हमने डायग्राम भी इसको समझ लिया। आई होप सो कि आपको ये डायग्राम भी समझ आ चुका होगा। और फिर भी अगर आपको इस पूरे टॉपिक में कोई भी किसी तरह का भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह से आपके लिए नेक्स्ट जो भी आपकी सिलेबस के रिलेटेड वीडियोस होंगी वो आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।